हेलो स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम नंद वंश के बारे में पढ़ेंगे, जो कि आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। हालांकि इससे पहले मैंने हर्यंक वंश, शिशुनाग वंश, 16 महाजनपद के उत्कर्ष इत्यादि चीज़ों के बारे में डिस्कस कर रखा है। आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चाहे तो आप जाकर देख सकते हो। इस वीडियो में हम नंद वंश के बारे में ही डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। नंद वंश चला था हमारा 344 ईसा पूर्व से लेकर 323 ईसा पूर्व तक। 344 से 323 ईसा पूर्व तक चला था, लगभग 20 सालों तक ये वंश चला था। तो चलिए देखते हैं। नंद वंश के संस्थापक महापद्म नंद थे। अब जो नंद वंश के संस्थापक थे वो कौन थे? तो महापद्म नंद थे, जो जाति के शूद्र थे। अब शूद्र जाति में भी बहुत सारी जाति होती है, तो शूद्र जाति के ये नाई जाति से थे। इन्होंने राजपूत का विनाश करके सर्वछत्रांतक की उपाधि धारण कर ली। अब जो महापद्म नंद थे वो राजपूतों का नाश कर दिया और सर्वछत्रांतक की उपाधि धारण की। महापद्म नंद के प्रधानमंत्री का नाम राक्षस था। उनके प्रधानमंत्री का नाम राक्षस था और राक्षस का असली नाम विष्णुगुप्त था। वैसे राक्षस, इनके महापद्म नंद के प्रधानमंत्री जो था उन्हें तो राक्षस ऐसे ही लोग बुला लिया करते थे, लेकिन उनका जो असली नाम था वो था विष्णुगुप्त। राक्षस का असली नाम विष्णुगुप्त था। व्याकरण के आचार्य पाणिनि महापद्म नंद के परम मित्र थे। व्याकरण के आचार्य पाणिनि थे, जो महापद्म नंद के परम मित्र थे। इस वंश की राजधानी पाटलिपुत्र थी। नंद वंश की राजधानी यदि आपसे कोई पूछ लेगा तो आप बोलेंगे पाटलिपुत्र। नंद वंश की राजधानी पाटलिपुत्र थी। महापद्म नंद को भार्गव भी कहा जाता है। महापद्म नंद को भार्गव भी कहा जाता है। भार्गव का अर्थ होता है दूसरा परशुराम का अवतार। पहला परशुराम का अवतार तो हो चुका था, आप सब जानते हैं। राम जब थे तो राम के काल में एक पहले परशुराम का अवतार हुआ था। भार्गव को कहा जाता है महापद्म नंद को दूसरा परशुराम कहा जाता है। नंद वंश के समय मगध राजनीतिक दृष्टि से अत्यंत शक्तिशाली साम्राज्य बन गया। अब ये जो नंद वंश था, हालांकि हर्यक वंश और शिशुनाग वंश के समय मगध का विकास हो रहा था, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं हो रहा था जितना ज़्यादा कि नंद वंश के समय हुआ। नंद वंश से भी ज़्यादा हुआ मौर्य वंश के समय में। तो मौर्य वंश जब पढ़ेंगे तो देखेंगे, लेकिन यहाँ पे नंद वंश के समय मगध राजनीतिक दृष्टि से अत्यंत शक्तिशाली साम्राज्य बन गया। राजनीतिक दृष्टि से यानी कि मगध पर सत्ता काफ़ी जोरों से चलने लगी। वहाँ पर सैन्य व्यवस्था इत्यादि चीज़ों का अत्यंत विकास हो गया। राजनीतिक दृष्टि से अत्यंत शक्तिशाली साम्राज्य बन गया। सम्राट महापद्म नंद पहले शासक थे जिन्होंने गंगा घाटी की सीमाओं का अतिक्रमण कर विंध्य पर्वत के दक्षिण तक विजय पताका लहराई। अब ये जो देखो, गंगा नदी थी, यहाँ पे गंगा नदी है। ये मैंने भारत का लगभग नक्शा एक बनाने का प्रयास कर रहा हूँ, आप सब समझ सकते हैं। ये थी गंगा नदी, यहाँ पे हमारी हो जाएगी गंगा नदी। ये भारत के मान लीजिए एक मैपिंग हो जाएगा। तो यहाँ पे ऊपरी सीमा पे है गंगा नदी। तो महापद्म नंद थे, यहाँ तक हमारा मगध था पहले। महापद्म नंद एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने गंगा नदी के सीमाओं का अतिक्रमण किया और भारत के दक्षिण तक इन्होंने अपना साम्राज्य फैलाया। दक्षिणी सीमा तक इन्होंने अपना साम्राज्य फैलाया। यहाँ से आप यूँ समझ सकते हैं ये हो जाएगा भारत। भारत का नक्शा थोड़ा पेचीदा हो जाता है। अब आगे देखते हैं। आगे इसने कलिंग जीतकर एक राट तथा एक छत्र की उपाधि धारण की। लेकिन यहाँ पे महापद्म नंद जो था वो एक राट तथा एक छत्र की उपाधि धारण की। किसे जीतकर? तो कलिंग जीतकर। अब यहाँ पे आप कंफ्यूज होंगे यदि आपको मौर्य काल के बारे में जानकारी है तो। अब आप सोचेंगे यहाँ पे मौर्य काल में तो वो जीता था, अशोक ने जीता था कलिंग को। यहाँ पे ये महापद्म नंद कैसे कलिंग को जीत लिए? तो समझो, यहाँ पे कलिंग ने ये जीता था। कलिंग जीता था कौन? महापद्म नंद। लेकिन वो कलिंग का पूरा एरिया को नहीं जीत पाया था। मान लो ये कलिंग हो जाएगा, इतना बड़ा कलिंग का एरिया है, तो कलिंग का मात्र एक छोटा सा एरिया जीता था कौन? तो महापद्म नंद। बाकी का ये जो कलिंग इतना बड़ा एरिया है उससे तो मौर्य काल में जाकर अशोक ने जीता था, उसे हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे महापद्म नंद कलिंग का एक छोटा सा एरिया जीता था। एक छोटा सा एरिया जीता था कौन? तो महापद्म नंद। और किसकी उपाधि धारण की? एक राटर तथा एक छत्र की उपाधि धारण की। अब नंद वंश का अगला शासक धनानंद बना। नंद वंश का अगला शासक कौन बना? तो धनानंद बना। यह बहुत ही क्रूर एवं अत्याचारी शासक था। इसने कलिंग में नहर निर्माण का कार्य करवाया। अब जो ये धनानंद था वो बहुत ही क्रूर था और अत्याचारी था। ये जनता के बारे में कोई फिक्र ही नहीं करता था। लेकिन एक जो अच्छा काम किया वो किया कि इसने कलिंग में जो था नहर निर्माण का कार्य करवाया। महापद्म नंद ने
कलिंग जो एरिया का जीता था, एक छोटा सा एरिया को कलिंग जीता था महापद्म नंद ने। इसी एरिया में इसने नहर निर्माण का कार्य करवाया। जब सिकंदर भारत पर आक्रमण किया उस समय नंद वंश का अंतिम शासक धनानंद था। यहाँ पे अब हो जाता है एक विदेशी आक्रमण। जब धनानंद शासक था मगध का, उस समय सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया किसके समय? तो धनानंद के समय पर ही। हालांकि आगे हम इसके आने वाली वीडियो में इसी पर डिस्कस करेंगे, भारत पर विदेशी आक्रमण। इसमें एक छोटा सा रूप देख लेते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर स्थापना करनी है किसकी? तो मौर्य वंश की। तो नंद वंश से मौर्य वंश की स्थापना के समय तक को ही इसमें हम पढ़ना है। तो उसके बीच का जो विदेशी आक्रमण है उसे इसके अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो देखते हैं पहले इसमें। जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया तो मगध साम्राज्य में अव्यवस्था और अशांति फैल गई। सिकंदर ने जब भारत पर आक्रमण किया उस समय मगध में अव्यवस्था और अशांति फैल गई। प्रजा घनानंद के अत्याचार से ग्रस्त थे। प्रजा जो थी वो घनानंद के अत्याचार से ग्रस्त थी। पूरे राज्य में अराजकता फैली हुई थी। किसके आक्रमण के चलते? तो सिकंदर के आक्रमण के चलते। और मगध में घनानंद के अत्याचार के चलते हुई प्रजा पूरे राज्य में विद्रोह कर रही थी। अब यहाँ पे देखो, प्रजा की दुख भरी संदेश लेकर चाणक्य नाम का एक विद्वान धनानंद के दरबार में आए। अब यहाँ पे प्रजा इतनी दुखी हुई थी तो चाणक्य ने सोचे कि कहीं हमारे राजा को इसके बारे में पता नहीं होगा। उन्होंने प्रजा के दुख भरी संदेश लेकर चाणक्य नाम का एक विद्वान धनानंद के दरबार में आए, लेकिन धनानंद ने उनका अपमान कर दिया और उन्हें महल से बाहर फेंकवा दिया। अब यहाँ पे समझो, एक चाणक्य नाम के विद्वान थे जो मगध में रहते थे। उन्होंने सोचा कि प्रजा के दुख भरी संदेश को लेकर जा रहा हूँ महाराज के दरबार में, हो सकता है कि कहीं धनानंद हमारे महाराज जो है इन्हें नहीं पता होगा। तो लेकिन धनानंद ने बदले में उन्हें क्या किया? तो उनका अपमान कर दिया और उन्हें महल से बाहर फेंकवा दिया। जिस कारण चाणक्य अपने प्रिय शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य के सहयोग से मगध में फैली अराजक और विस्फोट की स्थिति का लाभ उठाकर धनानंद की हत्या करा दी। अब चाणक्य ने बदले में किया कि ये, तो चाणक्य ने सोचे कि ये तो महाराज ठीक नहीं है, धनानंद एक अच्छा शासक नहीं है, इसे कैसे भी करके हटा दिया जाए। तो उस समय तो लोकतंत्र था नहीं कि इस बार वोट दिए और अगली बार हम इसे नहीं देंगे। उस समय तो महाराज चलते थे वंश के आधार पर। जब तक ये मरेगा नहीं तब तक दूसरा नहीं बनेगा, या फिर जब तक महाराज चाहेंगे नहीं तब तक दूसरा नहीं बनेगा। तो चाणक्य ने सोचे कि ये कब तक रहेगा, इसका कोई ठीक नहीं है। तो उसने अपने प्रिय शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य के सहयोग से मगध में फैली अराजकता और विस्फोट की स्थिति का लाभ उठाकर धनानंद की हत्या करा दिया। किसकी मदद से? तो चंद्रगुप्त मौर्य की मदद से। और मौर्य वंश की स्थापना करा दिए। और यहीं पे हमारा समाप्त हो जाता है नंद वंश की समाप्ति यहीं पे हो जाती है। अब आने वाली वीडियोज़ में फ्रेंड्स यहाँ पे मौर्य वंश के बारे में पढ़ेंगे। मौर्य वंश के बारे में आने वाली वीडियोज़ में पढ़ेंगे। और ये भी पढ़ेंगे कि ये जो मगध पर विदेशी आक्रमण हुआ था, ये सिकंदर का आक्रमण हुआ था, इसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद और भी ज़्यादा सारे आक्रमण हुए थे, उसके बारे में भी हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में यहीं तक पढ़ेंगे। तब तक